नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक पुनर्विवाह ऐसा भी। समुद्र किनारे बैठकर बंद मुट्ठी में भरी रेत को गिरता हुआ देख रमाकांत जी सोच रहे थे, इस गिरती रेत की तरह मेरा समय भी कैसे निकल गया पता ही ना चला। 10 वर्षों से एकाकी जीवन जी रहे रमाकांत जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। 2 बच्चे थे, प्रणव और मिताली। दोनों विवाह के बाद विदेश में ही रच बस गए थे। बेटा प्रणव पिता से असीम प्रेम के चलते उनकी चिंता में ही रहा आता था, किंतु पत्नी रीता को ससुर का साया जरा भी ना पुसाता था। प्रणव अपने पिताजी को इंडिया से अपने पास तो लेकर कई बार आया, पर बेटा बहू के बीच इस बात की नोक-झोंक को बढ़ता देख रमाकांत जी ने हमेशा बेटे को उसकी पर्सनल लाइफ को ही प्राथमिकता देने की सलाह दी थी, क्योंकि वह खुद 10 वर्षों से बिना पत्नी के जीवन यापन कर रहे थे और वह एकाकी जीवन के दर्द की टीस को अच्छी तरह समझते थे। वह कहते, बेटा मुझे तो नियति के आगे घुटने टेकना पड़े हैं, लेकिन मैं तुझे अपने आगे घुटने टेकने ना दूंगा। आखिर अभी तो तेरा जीवन शुरू हुआ है। वह वापस इंडिया आकर अपना जीवन शुरू करते हैं, जैसे तैसे जीवन को बढ़ाते हुए सोचते हैं, काश मैं इतनी जल्दी रिटायरमेंट ना लिया होता। नौकरी के तो कई साल बाकी थे, लेकिन अपनी पत्नी के ना रहने के दर्द को दूर करने और बेटे बहू के साथ रहने के सपने को पूरा करने की सोच ने और भी ज़्यादा दर्द बढ़ा दिया था। उधर बेटा भी पिता के एकाकी जीवन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर जॉब और पत्नी के कारण मजबूर हो जाता। लेकिन रोज़ जितनी बार वीडियो कॉल हो सकता वह करता, बस यही सोचकर कि पिता का एकाकी जीवन कैसे दूर करूं। हालांकि रमाकांत जी ने अपने जीवन में पैसा ज़मीन बहुत बनाया, लेकिन यह सब इंसान अकेले भोग कर भी अकेला ही होता है। परिवार जो खुशी दे सकता है वह यह दौलत नहीं दे सकती। रमाकांत जी खुद को व्यस्त रखकर ही अब बेटे को यह दिखाना चाहते थे कि तू चिंता मत कर, मैं बहुत खुश हूँ। प्रणय सब समझ रहा था। एक दिन रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर जाते समय तेजकान ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। साथ के दोस्तों ने ही अस्पताल में एडमिट कराया। उसी अस्पताल में एक नर्स थी, टिया नाम की, जो बहुत ही गुमसुम सी रहती थी, पर अपने काम को बहुत ही शिद्दत से किया करती थी। रमाकांत जी का बहुत ही ध्यान रखा करती थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि रमाकांत जी के बच्चे तो बाहर हैं, उन्हें आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तो वह उनका पूरा ध्यान रखती। एक दिन टिया ने रमाकांत जी से कहा, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपका तो परिवार है, फिर आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बेटे बहू के साथ जाकर रहिए। इस उम्र में आपको परिवार की ज़रूरत है। रमाकांत जी कुछ बोल ना पाए, बस पथराई आंखों से कमरे की छत की तरफ देखते रह गए। टिया कुछ ना बोली चली गई। एक दिन टिया के साथ एक 4 साल की बच्ची आई, बहुत ही प्यारी सी। कई समय बाद रमाकांत जी के चेहरे पर खुशी ने दस्तक दी थी। उस बच्ची की मासूमियत ने जैसे रमाकांत जी का मन अपनी तरफ खींच लिया था। उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची को बुलाया। बच्ची थोड़ा सकुचाई, पर बच्चे भी तो प्यार के ही भूखे होते हैं। वह बाजू के स्टूल में जाकर बैठ गई। उन्होंने तुरंत एक बिस्कुट का पैकेट थमाया, जिसे वह लेकर ऐसे खुश हुई जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ भर दी हों। अब रमाकांत जी उस बच्ची का रोज़ इंतज़ार करते और टिया से पूछते, नर्स तुम्हारी छुटकी कब आएगी? 3 दिन बाद प्रणव अस्पताल पहुंचा। उसके चेहरे पर पिता का दर्द साफ झलक रहा था। वह जैसे ही पिता से मिला, उनसे लिपट कर रोने से खुद को ना रोक पाया। बोला, पापा माँ मुझे कभी माफ़ ना करेंगी। आज आपकी इस हालत का जवाबदार मैं ही हूँ। पर रमाकांत जी एक बहुत ही सुलझे किस्म के इंसान थे। उन्होंने रोते बेटे की पीठ थपथपाई और बोले, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, यह तो नियति का खेल है।
तुम्हारे जैसा बेटा तो भाग्य से मिलता है, वरना कहीं बेटे तो पास होते हुए भी माता पिता को नहीं पूछते। प्रणव बोला, पापा अभी तो मैं 30 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, लेकिन आपको अब यहाँ अकेला ना छोड़ूंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे, भले ही मुझे अपनी पत्नी से अलग होना पड़े। रमाकांत जी बोले, ना बेटा ऐसा मत बोलो, मैं अपने पीछे तुम्हारा जीवन दांव में लगा दूं तो लानत है मुझे एक पिता होने पर। तभी वहाँ बच्ची के आते ही रमाकांत जी हर गम भूल जाते हैं। प्रणव से कहते हैं, देखो मिलो मेरी छोटी बॉस से। लंबे समय बाद प्रणव अपने पिता के चेहरे पर खुशी देखकर ठहर सा जाता है। सोचता है, यही तो चाहिए था, पापा जी को इस उम्र में कितने खुश हैं। वह मन ही मन खुशी से गदगद हो पड़ता है। तभी बातों बातों में रमाकांत जी छुटकी से पूछते हैं, बेटा पापा का नाम क्या है? वह कहती है, पता नहीं। यह सुनकर रमाकांत जी और प्रणव अचंभित से रह जाते हैं। तभी नर्स दौड़कर अपनी बच्ची को तुरंत बाहर ले जाती है। दोनों बस देखते रह जाते हैं, जैसे पूछकर कोई गुनाह कर लिया हो। तब रमाकांत जी प्रणव को बताते हैं, यही है वह नर्स जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बहुत सेवा की है इसने, पर आज कुछ ठीक नहीं लगा। 3 दिन बाद भी बच्ची मिलने नहीं आती तो रमाकांत जी नर्स से पूछते हैं, छोटी बॉस को नहीं लाई टिया? वह चुप रहकर अपना काम कर चली जाती है, लेकिन रमाकांत जी की आंखें रोज की तरह दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं। बच्ची के प्रेम ने उन्हें जो जकड़ लिया था। प्रणव अपने पिता की मनः स्थिति को अच्छे से समझ रहा था। रमाकांत जी को अस्पताल आए 10 दिन हो चुके थे। वह पहले से बेहतर थे। घर जाने के पहले प्रणव ने पिताजी के चेहरे पर बच्ची से ना मिल पाने की मायूसी देख डॉक्टर से पूछ लिया, सर वह बच्ची जो नर्स की है दिखाई नहीं दे रही, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। डॉक्टर ने आंखों से चश्मा उतारते हुए बड़े ही दुखद स्वर में बोला, हाँ प्रणव जी, वह बच्ची और उसकी माँ दोनों ही अभागे हैं। उसका परिवार मेरे ही परिचित का एक बहुत ही संभ्रात परिवार है। वह तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन नियति को यह मंजूर न था। जिसके एग्ज़ाम की तैयारी मन लगाकर करते हुए वह एक दिन कोचिंग से लौट रही थी तो कुछ दरिंदों ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उसके घर वालों ने पहले तो बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया। वह अपने इस दर्द से भी उभर ना पाई थी, कुछ सोचने समझने की शक्ति भी उसमें ना रह गई थी। तभी एक दिन अपनी कोख में पल रही एक जान की खबर पाकर वह पूरी तरह से हिल गई। घर वाले चाहकर भी उसकी कोख में पल रही जान को अलग ना कर पाए, तो उन्होंने इसे ही अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। उसके पिता अपने शहर से दूर टिया को मेरे यहाँ छोड़कर चले गए, यह कहकर कि हमारा तो इससे अब कोई नाता नहीं, लेकिन पिता हूँ तो मार भी नहीं सकता था। समाज के डर से आपके यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। मैं भी क्या करता, गलती तो टिया की ना थी। जैसे तैसे उसे संभाला, काम सिखाया कि वह अपनी बच्ची का जीवन निर्वाह कर पाए। यह सब सुनकर प्रणव और रमाकांत जी तो जैसे निशब्द थे। रमाकांत जी तो कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़े। प्रणव ने उन्हें संभाला। वह मन ही मन सोच रहे थे, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अकेला हूँ, लेकिन वह बच्ची जिसका तो अभी जीवन शुरू हुआ है, वह कितनी अकेली है, पिता के प्रेम से भी वंचित। घर आने के बाद रमाकांत जी को रात भर नींद न आती। बस छुटकी का चेहरा याद कर ऐसे हो जाते, सोचते बड़ी होगी तो समाज की कितनी बातों का सामना करेगी, अभी तो उसके सामने पूरी ज़िंदगी ही पड़ी है। उन्होंने प्रणय से कहा कि वह टिया से बात करे कि वह उस बच्ची की जवाबदारी लेना चाहते हैं। तब प्रणव ने कहा, पापा मैं चाहता हूँ आप उस बच्ची की केवल जवाबदारी ना लेकर उस छुटकी को एक पिता का नाम भी दें। कम से कम वह बच्ची समाज में जो तिरस्कृत जीवन जी रही है वह तो नहीं जिएगी। यह सब स्तब्ध होकर सुनते रमाकांत जी ने कहा, पर बेटा तुम्हारी माँ के अलावा मैंने
कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, ना सोच सकता हूँ। प्रणव ने समझाते हुए कहा। पता है पिताजी, लेकिन आपका यह पुनर्विवाह समाज की नज़रों के लिए ज़रूरी है, तभी आप 2 जिंदगियों को खड़ा कर पाएंगे। और रही बात आपके धन दौलत प्रॉपर्टी की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इस काबिल मुझे बनाया है कि मैं सब कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद प्रणव टिया और छुटकी को अपने पिता के घर ले आता है। साथ में डॉक्टर भी आकर रमाकांत जी का आभार देते हुए कहते हैं, मैं जीवन में नहीं सोच सकता था कि एक पुनर्विवाह ऐसा भी हो सकता है जो अपने स्वार्थ से परे हो, जिससे किसी दूसरे को जीवन जीने की दिशा मिल सके। प्रणव भी अब अपने पिता के एकाकीपन से चिंता मुक्त था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।